बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़र, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। और क्रिकेट की दुनिया में अगर बात करें तो भारत वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है दूसरी दफ़ा। 17 साल बाद उन्होंने ये एजाज़ अपने नाम किया। इसके अलावा खेलों में और सी बहुत सी खबरें हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे एनालिस्ट इज़हार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम इज़हार भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है जी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त ट्रांसमिशन थी। डे जी इन डे आउट तमाम मैचेस पे डिस्कशन हुई, एनालिसिस किया, कुछ ऑन अ लाइटर नोट भी चीज़ें डिस्कस हुई और इट वाज अ गुड ट्रांसमिशन। या अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो कोशिश होती है अपने प्लेटफॉर्म से, सुनो के प्लेटफॉर्म से, कि जब भी कोई बड़ा इवेंट आए तो हमारी कोशिश होती है कि अपने जो फैंस हैं उनसे डिस्कशन करें। और हमारे अपने अज़हर अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। भाई साहब, इरफान भाई बहुत कैसे हैं शुक्रिया आप? आपके ठीक हैं? टाइम का। और हम आपको स्टूडियो में मिस कर रहे हैं, हमें आपकी आदत सी पड़ गई थी कि आपको इधर देखते थे। हाँ, नहीं नहीं, मैं भी मिस कर रहा हूँ। उम्मीद है कि प्रोग्राम अच्छे ही चलता रहेगा इंशाल्लाह, हर हर तरह की तरह, हर टाइम की तरह। नहीं नहीं, इंशाल्लाह। और आगे फ्यूचर में भी ज़रूर आपको हम किसी ना किसी तरह अपने साथ एंगेज रखेंगे। अगर भाई थोड़ा सा हम वर्ल्ड कप के हवाले से, ओबियसली पूरा मंथ आपके साथ काम किया, कुछ चीज़ें मजीद हैं जो जिस पे हम आपकी ज़रूर राय चाहेंगे। सबसे पहले ये कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से भी बात करेंगे, बट वर्ल्ड कप फाइनल के हवाले से थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, एक्सपेक्टेड यही था, तगड़ा मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका ने शायद वही मिस्टेक की जो पाकिस्तानी टीम ने की। और एक टाइम तो ऐसा था कि 24 गेंदों पे 26 रन चाहिए थे और उनकी 6 विकेटें बाकी थी। क्लासन की विकेट के ऊपर बात की जाती है, आपके ख्याल में क्लासन की विकेट थी या उसके अलावा ओवरऑल ही भारत अच्छा खेला? नहीं, आई थिंक कि वो सबसे जबरदस्त चीज इंडिया की ये थी, उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया और गिव अप नहीं किया। क्योंकि टाइम जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं, तो आप गिव अप के उसमें आ जाते हैं, उसके बाद आप फाइट नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि रिवर्स स्विंग और उसके बेहतरीन को उनके बॉलर हैं, तो एक विकेट जैसे उनको विकेट मिली है क्लासन की, तो आई थिंक कि वो उनकी होप्स जो है वो वापस आ गई थी। और मेरे ख्याल में क्वालिटी बॉलिंग में उनको मैचेस है। आई फील कि साउथ अफ्रीका ने भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया। और जस्ट के मे भी एक चीज़ जो कि रबाडा को, वो महाराज की जगह रबाडा को भेज सकते थे पहले, ताकि वो इतनी बॉलिंग शायद लेफ्ट हैंडर को ज़्यादा इतनी मसला न करती जितने वो राइट हैंडर को। और महाराज जो है वो बड़ी हिट लगा भी नहीं सकते। आई थिंक ये सारा फिर जो प्रेशर था वो मिलर पे चला गया। पाकिस्तान की भी हमने लैकनेस देखी, हमने साउथ अफ्रीका की भी देखी कि प्लेयर्स डॉट खेलते रहे, लास्ट ओवर का कहीं वेट करते रहे। एंड में तो जाके 16-17 लास्ट ओवर में करना हो जाए तो ओबियसली एक दफा वर्ल्ड कप में कार्लोस ब्राथवाइट ने किया था, 4 छक्के बेन स्टोक्स को लगाए थे। हो तो सकता है ये भी छक्का लग जाता, अभी उस पर रहता भी आपके ओपिनियन लेते हैं, क्या वो अंपायर को टाइम लेके जरूर देखना चाहिए था। लेकिन ये जो बाकी जो प्लेयर आए जितने भी, चाहे पाकिस्तान की भी हमने बहुत बात की, आप साउथ अफ्रीका की भी बात करें, तो आपके ख्याल में ये लास्ट ओवर तक वेट क्यों किया गया? क्यों अटेम्प्ट नहीं की गई कि एटलीस्ट हम सिंगल वगैरह लेते रहे या चांस लेते एटलीस्ट? मेरे ख्याल में अटेम्प्ट तो की गई, मे बी महाराज की तरफ से जिस तरह नहीं की गई, तो वो उनको चाहिए था या वो आउट होते या वो स्कोर कर लेते। लेकिन वो स्ट्राइक देने के चक्कर में काफी डॉट बॉल खेल गए। तो एट टाइम्स ये है कि वो जब मिलर स्ट्राइक पे आए और उन्होंने जब जितनी दफा ट्राई की, ना वो बाउंड्री लगी ना वो आउट हुए। ऑब्वियसली वो वाहिद प्लेयर रह गए थे जो ये शायद काम कर सकते थे, उसके अलावा उनके लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि हम एज क्रिकेटर देखते हैं कि जब इतनी रिवर्स स्विंग हो रही होती है और इतनी इतने अच्छी तरीके से हो रही होती है, तो फिर टाइम्स इवन सेट प्लेयर के ये भी बाउंड्री लगाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो अजहर आई थिंक भाई, कि वो एक के अंदर वो फंस गए और उसके अंदर वो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सके। आई थिंक इसमें कुछ टेक्निकल से ऐसे थे, लेकिन एट टाइम क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के गेंद आप मिस कैलकुलेट कर जाते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त सी ट्रांसमिशन। मैं जानना चाह रहा था कि जो कैच है उस पे बड़ा डिबेट हो रही है, जो सूर्या कुमार यादव ने कैच किया था डेविड मिलर का। कुछ लोग कहते हैं कि जो अगर दूसरे एंगल से देखें तो लगता है कि जैसे टच हो रहा है उसके साथ, रेलिंग के साथ टच हो रहा है। तो आपकी उस पर क्या राय है? क्या वो कैच अगर पकड़ा जाता तो क्या आपके ख्याल में साउथ अफ्रीका चेज कर सकता था या फिर ऐड करूं मैं तो, अगर उसके डिफरेंट एंगल दिखाए जाते, जो कर्टन्स थे उसके पास का अगर दिखाया जाता व्यू, तो टाइम अगर अंपायर ले लेता थोड़ा, तो मेरा ख्याल है ये डिबेट खत्म हो जानी थी। देखो, मेरे मेरे ख्याल में इसमें कोई टेक्निकल आदमी जो जो ज्यादा जैसे आप किसी अंपायर को लें जो करंटली रिटायर हुआ हो या करंटली अंपायरिंग कर रहा हो, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है।
जी अदर भाई, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? मेरा ख्याल है अदर भाई की कोई टेक्निकली साउंड हमें नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। जी सर भी इस पे काफ़ी बात हो रही है और ये डिबेट की जा रही है अब। ये हमेशा होता है किसी भी इवेंट के बाद जो टीम हारती है या कुछ करती है तो ओबियसली कैच का क्रेडिट तो उसको हम ज़रूर देते हैं। हम सूर्य कुमार यादव ने अपनी या इंडिया की हिस्ट्री का सबसे वाइटल कैच, हमें अक्षर पटेल का कैच भी याद रखना पड़ेगा जब ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था टोटल, और जिस तरह उन्होंने बाउंड्री पे कैच पकड़ा तो वो भी मिचेल मार्श का कैच लगता है कि बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था। बट ये जो फाइनल और अहम मोमेंट और फाइनल का डिसीजन होने वाला था और विकेट के ऊपर ही डिसीजन था समहाउ, और ये कैच बड़ा था। बट कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन ये है और मैं इसको इंडोर्स करता हूँ कि अंपायर थोड़ा सा टाइम ले लेते और जितने ज़्यादा कैमरे लगे हुए थे आप डिफरेंट एंगल देखते, साइडवेज देख लेते, कहीं जूम करके भी देखा जाता तो शायद ये डिबेट खत्म हो जाती है। आपका क्या टेक है? देखिए आप सही कह रहे हैं कि उसको टाइम लेना चाहिए था और डिफरेंट एंगल्स को, जिस तरह का बड़ा इवेंट था, जिस तरह का बड़ा मैच था और क्रूशल बड़ा डिसाइसिव मोमेंट थी उस गेम की, तो उन्हें टाइम लेना चाहिए था। लेकिन देन अगेन अगर हम पिन पॉइंट करें किसी एक इंसिडेंट को जिस वजह से साउथ अफ्रीका नहीं टारगेट चेज कर सका, वो भी अनफेयर होगा। जनरली जब सिचुएशन ये थी कि 30 पे 30 चाहिए था साउथ अफ्रीका को और उनके पास उस टाइम सिर्फ 4 आउट थे, एक तरफ क्लासन खेल रहा था, वो इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, और एक मिलर खेल रहा था, तो उन्हें वहाँ से ओवर द लाइन लेके जाना चाहिए था। जी। और अच्छे खिलाड़ियों की या लेजेंडरी खिलाड़ियों की ये एक साइन होती है कि जब वो एक डोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हैं तो वो रेस्ट ऑफ द टीम के लिए नहीं छोड़ के जाते, जी। वो गेम को फिनिश करते हैं। हमने बारहा देखा है, कोहली की एग्जांपल दी जाती है कि कई ऐसे इंस्टेंसेस आए जब वो एक दफ़ा पिच पे सेट हो जाते हैं या कोई इस तरह की क्रूशल मैचेस में इनिंग्स खेल रहे होते हैं तो वो ही टेक्स हिज टीम ओवर द लाइन। तो उस टाइम पे क्योंकि ज़्यादा ऑनस उसी खिलाड़ी पे होता है जो वेल सेटल्ड है, जी। वो फॉर्म में भी है और उसकी आई भी सेट इन होगी और उसने पिच को भी असेस कर लिया है, ग्राउंड को भी असेस कर लिया है और कंडीशंस को भी उसने असेस कर लिया है सारा उसको। और बॉलर्स भी उसके आगे जो हैं वो उससे घबरा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में विकेट थ्रो अवे करना, और वो जिस तरह उन्होंने विकेट थ्रो अवे की वो भी बहुत ही एक लेजी शॉट बहुत थी, casual और lazy shot लेजी थी। और कैजुअल शॉट थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है और बाकी प्लेयर्स के लिए पीछे आके, क्योंकि जब बंदा इस तरह की सिचुएशन में कोई भी नया खिलाड़ी आता है उसके लिए एडजस्ट करना मुश्किल होता है। जी। तो वो डिसाइसिव मोमेंट थी, उन्हें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था और इस तरह की सिचुएशन में विकेट नहीं देनी चाहिए थी। और इधर थोड़ा सा ना मैं गेम अवेयरनेस के वाले से भी ज़रूर बात करना चाहूँगा और आपका ओपिनियन भी चाहूँगा कि मिलर की भी गेम अवेयरनेस होनी चाहिए थी। जब क्लासन आउट हुए तो ओबियसली मेन बैटर ये थे, तो इन्होंने दूसरे बैटर को जो टेल थी समहाउ उनको रिवर्स स्विंग के आगे छोड़ दिया कि आप चार्ज करें, मैं दूसरे एंड पे खड़ा रहता हूँ और एंड में अगर कुछ भी नहीं लगेगा तो मैं करूँगा। तो मेरा ख्याल है ये भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ गेम अवेयरनेस कहना चाहिए कि मिलर को खुद चार्ज लेना चाहिए था। जिस तरह महराज का देखे, जॉनसन का देखे, उन्होंने बॉल भी डॉट्स खेली और विकेट भी थ्रो कर दी। और अगर यही चार्ज ये सब तमाम बॉलें मिलर खेलते तो ये मेरा ख्याल है शायद रन आखिरी ओवर तक मैच ही ना जाता, तो मिलर इसको काफ़ी इजीली कर जाते। देखिए मेरे ख्याल में जो जब 30 पे 30 चाहिए थे तो उसके बाद बुमराह का एक ओवर लगा, उसने मेरे ख्याल है 4 रन खाए, तो फिर सिचुएशन ये होगी कि 24 पे 6 चाहिए थे। फिर उस सिचुएशन में जो हार्दिक पांड्या ने बॉल की जिस पे आउट हुए क्लासन, उससे सारी सिचुएशन ही ऑल टुगेदर चेंज होगी। जो नए खिलाड़ी आए थे मार्को येंसन, उन्होंने शायद मेरे ख्याल है 2 स्कोर उस ओवर में पड़े, जी। तो सिचुएशन ये आ गई कि 3 ओवर में 22 चाहिए थे। तो उस सिनेरियो में जो स्ट्रैटेजी नज़र आई, और अगला ओवर बुमराह का था, उस सिनेरियो में जो स्ट्रैटेजी नज़र आई दोनों खिलाड़ियों की तरफ से, उनका था कि हमें बुमराह को प्ले आउट कर देना चाहिए, क्योंकि बुमराह जो एक ऐसा ख़तरनाक खिलाड़ी है और जो चीज़ बैक ऑफ द हेड कहीं चल रही थी उन दोनों खिलाड़ियों के उस टाइम वो जेहन में थी कि जिस तरह इंडिया की बैटिंग डेप्थ है, 8वें खिलाड़ी तक वो इंडिया बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर्स हैं जिसमें जडेजा है, अक्षर पटेल है या हार्दिक पांड्या है, तो उनके पास बैटिंग डेप्थ ज़्यादा है। जबकि साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ एक ही जेन्युइन प्रॉपर ऑलराउंडर था, मार्को येंसन। अगर उस टाइम पे वो दोनों आउट हो जाते तो फिर जो बहुत लंबी टेल रबाडा है, भी अच्छी हिटिंग कर लेता, आखिरी ओवर में 2 चौके उन्होंने लगाए और वैसे भी नॉर्मली कर लेते हैं वो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन जितनी अच्छी हिटिंग जडेजा कर सकते हैं या हार्दिक पांड्या कर सकते हैं या अक्षर पटेल उतनी तो नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में मेरा ख्याल में जो चीज़ उनकी, जिस फैक्टर ने उनके इस अप्रोच को डिटरमिन किया वो यही था कि वो चाहते थे कि उनकी टेल एक्सपोज ना हो। जो कि आप सही कह रहे हैं कि जो हम टेल है मॉडर्न डे टीम्स की, वो इतनी भी बैटिंग इस तरह भी नहीं कि उनसे बिल्कुल भी बैटिंग नहीं होती, वो हिटिंग कर सकते हैं, जिस तरह रबाडा है वो हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो भी हिट एंड मिस होता है। तो उस टाइम उन दोनों की स्ट्रैटेजी यही थी कि मार्को येंसन की और डेविड मिलर की, कि हम
उसका बुमराह का ओवर प्ले आउट कर लें, लेकिन वो बेहतरीन बॉलिंग की बुमराह ने। एक तो उसको आउट किया जैनसन को, उसके बाद उन्होंने टैक्टफुली खुद ही उसको जो लास्ट बॉल पे सिंगल भी दी। केशव महाराज को सिंगल दिया। और केशव महाराज कभी भी इतने अच्छे हिटर्स नहीं है जितने अच्छे रबार्ट हैं, तो ये एक साउथ अफ्रीका के पार्ट पे टैक्टिकल मिस्टेक हुई। फिर बाद में अगला ओवर जो उसने कराया पांड्या ने, वो भी बहुत अच्छा कराया, उसमें भी वो नहीं स्कोर कर सके। महाराज ट्राई करते रहे, डॉट बॉल्स होती रही। तो आप सही कह रहे हैं, वो तो आई डू गेट इट कि बुमराह को ओवर प्ले आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन जो सेकंड लास्ट ओवर था, पेनल्टीमेट ओवर, जो कि सबसे डिसाइसिव किसी भी मैच में सबसे ज्यादा डिसाइसिव और पेनल्टीमेट ओवर होता है, उसमें सिर्फ 4 रन करना, उसको आप किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसमें अगर 6-8 रन भी हो जाते तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में 12-14 रन चाहिए हो तो वो हो सकता है। और दूसरा ये कि आप जो सेट बैट्समैन होता है, आपने भी जैसा शुरू में जिक्र किया, उसको चार्ज लेना चाहिए। आप कभी भी इस तरह नहीं करते कि अपनी नए बैटर को आप जो एक्सपीरियंस बॉलर के आगे एक्सपोज करें। और ओबियसली जिस तरह के बॉल रिवर्स हो रहा था, नया कोई भी बैटर आता और आपकी टेल जिस तरह की है, वो खेलना मुश्किल था। अच्छा, थोड़ा सा इंडिया के पॉइंट पे और बात करें तो एक चीज़ तो हमें नज़र आती है कि इनका जो सिस्टम है वो जीत गया। वो एक जो उन्होंने अपने डोमेस्टिक को वैल्यू दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने ये एक चीज़ बनाई थी कि हम डोमेस्टिक को सबसे ज़्यादा ऑन करते हैं, लड़के कोई लीग नहीं खेल सकते। वो 4-5 साल तो लगे उस चीज़ को, बट अल्टीमेटली हमने देखा कि उनका जो सिस्टम था वो स्ट्रेंथन हुआ और उनके प्लेयर ने, जिन्होंने भी उसका सपोर्ट किया, ऑब्वियसली उनका बोर्ड तगड़ा है, उनकी लीग बड़ी तगड़ी है, वो इतना पैसा उसमें था कि लड़के भी इस चीज़ को समझते थे कि हमें कहीं और नहीं जाना। इस पर आपका डिटेल आंसर चाहिए। अभी ब्रेक का टाइम हुआ जाता जी, ब्रेक से वापस आके इसमें डिटेल इजहार भाई से आंसर लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। इजहार भाई, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना T20 का और दूसरी दफ़ा एजाज़ हासिल किया। जो हम ब्रेक से पहले आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया कि अपने डोमेस्टिक को आपको वैल्यू देना पड़ेगा, लड़कों को बताया कि आप लीग नहीं खेलेंगे, और दूसरा हर लड़के के लिए मैंडेटरी कर दिया कि उसने डोमेस्टिक खेलना है अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो ये जो माइंडसेट था और जो हमारा उसके साथ कंपैरिजन में, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारा अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा। कल से ये न्यूज़ आ रही है कि फिक्स किया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा लीग ऑलरेडी है, ये लॉ बना हुआ हमारा, बट अब कोई करेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, इस तरह की बातें। तो ये जो भारत की सक्सेस है, एक सिस्टम था जिसको फॉलो किया गया, बोर्ड ने इंडोर्स किया और रिजल्ट आपके सामने है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। ख़ासतौर पे जब ये पाकिस्तान से T20 2022 में डिफीट हुई थी, वो भी इनके लिए एक बड़ी एक मोमेंट ऑफ वो थी, जब इन्होंने बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किए गए थे इनकी टीम पे भी। तो उसके बाद से इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी गेम को इम्प्रूव किया, काफ़ी चीज़ों पे फोकस किया, और जो इनका सिस्टम है उसका जो आउटपुट है वो इनके 11 खिलाड़ी हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा नैरो फोकस होता है, जो 11 खिलाड़ी हैं, स्क्वाड है उस हवाले से। हालांकि जो 11 खिलाड़ी या स्क्वाड होता है वो एक आपके सिस्टम का आउटपुट होता है या आउटकम होता है। जो आपका सिस्टम है उसका प्रोडक्ट होता है। तो जो आपका सिस्टम है आपने उसको बेहतर करना है। असल चीज़ ये कि उन्होंने जो उनका एक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है उस पे एम्फोसाइज किया, उसी पे फोकस किया, उसी पे लोगों को कहा, खिलाड़ियों को कहा कि वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी इंडिविजुअल प्लेयर। और मैनेजमेंट की भी उन पे उधर कॉन्टीन्यूटी रही। तो जो उनके स्टेप्स उन्होंने लिए हुए हैं, जिस तरह जो डोमेस्टिक है वो मैंडेटरी है तमाम खिलाड़ियों के खेलना, अगर वो टूर नहीं कर रहे इंटरनेशनल टीम के साथ। बाकी जो अदरवाइज उनके पास कोई बाकी लीग्स खेलने की इजाज़त नहीं, एक IPL वो खेलते हैं। तो इससे पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक तो पाकिस्तान को ये बड़ा लाजमी करना चाहिए कि डोमेस्टिक जो आपका है, डोमेस्टिक सीज़न है, उसमें अगर कोई प्लेयर टूर नहीं कर रहा, इंटरनेशनल टूर टीम के साथ नहीं खेला, तो उसको आप उसके लिए लाजमी हो कि जी वो ज़रूर डोमेस्टिक में हिस्सा लेगा। जबकि यहाँ पे जो लोग हमारे इवन इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक को इतना सीरियस नहीं लेते। और जो डोमेस्टिक में आपके इंटरनेशनल खिलाड़ियों का खेलना इसलिए ज़रूरी है कि जब बाबर जाके वहाँ खेलेंगे या रिजवान जाके वहाँ खेलेंगे या अब्दुल्ला शफीक जाके वहाँ खेलेंगे, तो जब वहाँ का जो डोमेस्टिक की एक तो लेवल ऑफ क्रिकेट इम्प्रूव होगी डोमेस्टिक में, दूसरा जो डोमेस्टिक के जो खिलाड़ी हैं जो अभी तक नहीं इंटरनेशनल टीम के लिए रिप्रेजेंट कर सके, उनके लिए इंस्पायरेशन होगी। उसके लिए साथ साथ ये भी समझ आ जाएगा सबको कि तमाम खिलाड़ियों के लिए एक सिग्नल चला जाएगा कि जो बंदा डोमेस्टिक में खेलेगा, परफॉर्म करेगा, उसी को ही कंसिडर किया जाएगा इंटरनेशनल के लिए। आई थिंक जो ये मामला जो बहुत ज़्यादा जिस पे डिबेट की जाती है, लीग्स वाला या NOC वाला, के लीग्स कितनी के खेलने की इजाज़त होनी चाहिए या कितनी लीग्स के लिए आपको NOC दे देना चाहिए, आई थिंक आपने प्रॉब्लम को चिकन और जो है ना, इट इज़ लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। असल इशू ये है कि जी आपने
ये इशू इम्पोर्टेंट नहीं है कि लीग कोई कितनी खेलता है, इशू ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम है उसको आपने स्ट्रेंथन करना है, वो आपने सबके लिए मैंडेटरी करना है। जी और उसके अलावा अगर आपके डोमेस्टिक सीजन के अलावा कहीं कोई लीग हो रही है और कोई खिलाड़ी उस टाइम इंटरनेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहा, तो उसको अगर आपको उस वाले से आपको थोड़ा एक लीनियंट अप्रोच होना चाहिए रिगार्डिंग गिविंग देम एनओसीज। लेकिन जब आपका डोमेस्टिक चल रहा है और उस टाइम या फिर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल टीम के लिए कॉल अप किया गया है, जिस तरह हारिस रऊफ की एक एग्जांपल दी जाती है, हारिस रऊफ को इंटरनेशनल स्क्वाड जो था, ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था टेस्ट क्रिकेट टेस्ट सीरीज का, उसके लिए उसे कॉल अप किया गया, लेकिन उसने अपनी विलिंगनेस शो नहीं करी। इस हवाले से किसी भी प्लेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं होनी Option नहीं चाहिए होना कि चाहिए, अगर हाँ। कोई बोर्ड आपको सेलेक्ट कर रहा है, बोर्ड ने डिसाइड कर लिया, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया किसी स्क्वाड के लिए, किसी सीरीज के लिए, तो देयर शुड बी, और आप उसके लिए नहीं जाओ, उसमें पार्टिसिपेट ना करो, लेकिन उस टाइम पे एक डोमेस्टिक सीजन के एक आप लीग क्रिकेट खेल रहे हो, बिग बैश खेल रहे हो, या फॉर एग्जांपल लंकन प्रीमियर लीग खेल रहे हो, तो उसको आप किसी भी तरह डिफेंड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल। और ये चीज़ें जो हैं ये आपकी पहले डिसाइड होनी चाहिए। लेट्स सपोज कोई किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेता है तो वो पहले ऑफिशियली रिटायरमेंट ले ड्यूरिंग द सीरीज, या आप उसमें कैसे कह सकते हैं कि मैं इसको खेलना नहीं चाह रहा। अच्छा, एक आईसीसी के ऊपर भी बहुत बात हो रही है और ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आप किसी एक सर्टन टीम को किस तरह फेवर किया जा सकता है। जिस तरह भारत के वेन्यूज़ की बात करें कि अगर हम यूएस लेग या अगर वेस्ट इंडीज़ लेग भी देखते हैं, जो टीमें खेल रही थी डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रही थी। भारत को प्रैक्टिस मैच भी न्यूयॉर्क पिच पे मिला, 3 मैचेस भी उस पर दिए गए। हमें जैसे डेलस में था, फिर 2 मैच न्यूयॉर्क में, फिर हम फ्लोरिडा में आए। तो ये एक पहले उधर उस लेग में भी फेवर था, और फिर जब वो वेस्ट इंडीज़ भी आए तो उनके वेन्यू डिसाइडेड थे। और ख़ास तौर पे जब सेमीफाइनल की भी बात की गई कि अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो गयाना में खेलेगा। तो ये जब प्री डिसाइडेड कई चीज़ें होती हैं और जब रिगार्डलेस के 20 टीमें खेल रही हैं और आप एक टीम के लिए पहले ही कुछ अनाउंस कर देंगे तो क्वेश्चन तो राइज होंगे। और अगर आप इस तरह किसी एक टीम को फेवर किसी भी पार्ट पे देते हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आती हैं। तो आप इस आईसीसी के रोल को, और ये जो बिग 3 का भी पहले मॉडल आया था, बड़ा दुनिया में क्रिटिसाइज किया गया, फिर ख़त्म भी हो चुका, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस आईसीसी पे बहुत ज़्यादा और वो अपनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक जो क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि भारत ने अपने जो वार्म अप मैचेस हैं सारे न्यूयॉर्क में खेले, जबकि उस टाइम पे पाकिस्तान ने एक ही सीरीज़ चल रही थी इंग्लैंड में, तो कंडीशंस के हवाले से इंडिया को एक मौका मिल गया कि वो पहले एक्लेमेटाइज हो ये सके। उनके मैच भी तीनों उधर हाँ, ही थे, उधर न्यूयॉर्क मैचेस भी स्केड्यूल भी न्यूयॉर्क, एक आखिरी शायद उनका फ्लोरिडा में हुआ जी, था, वो फ्लोरिडा में, तो बट वो बारिश की वजह से हुआ नहीं। और लेकिन जो उनके 2 मैच हुए थे वो तो न्यूयॉर्क में हुए थे, जो पहला उनका ग्रुप स्टेजेस का था। तीनों, हाँ जी, नहीं, उससे पहले जो वार्म अप जी, वाला हुआ था जी। वो उन्होंने। तो इस हवाले से मेरा आई एम नॉट श्योर कि इसके जो स्केड्यूलिंग है वार्म अप मैचेस में, इसमें आईसीसी का कितना रोल है और बोर्ड्स का कितना रोल है, कंसिडरिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गलत हूँ मुझे आप प्लीज़ राइट कीजिएगा, कि जो ये पाकिस्तान ने डिसाइड किया उस टाइम पे कि वो इंग्लैंड जाएंगे, उनके खिलाफ एक प्रॉपर इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, वो शायद उन्होंने डिसाइड इस बेसिस पे किया कि शायद उन्हें बेहतर कंपटीशन नहीं, मिल जाए। उसमें आपके पास टीम के पास उसमें मैं ऐड करता चलूँ कि स्केड्यूलिंग तो आईसीसी करेगी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान की इंग्लैंड की सीरीज़ ना होती तो पाकिस्तान पहले ज़रूर ट्रैवल कर सकता है, अपनी टीम को आपका बोर्ड पहले ज़रूर भेज सकता है। बट होता क्या है कि जहाँ आपका पहला मैच होता है तो 99% टीमें अपनी उधर ही लैंड करती हैं, उसी वेन्यू पे, और उधर ही प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देती हैं कि क्योंकि हमारा पहला मैच इधर है, हम ज़रा उसमें क्लाइमेटाइज हो जाए उस कंडीशन के साथ और फिर उधर ही खेलना शुरू। क्योंकि भारत के 3 मैचेस उधर थे तो वो उसी जगह पे लैंड किया, उसी जगह पे प्रैक्टिस की। तो ये भी एक कंसर्न आना शुरू हो गया क्योंकि पाकिस्तान के डेलस में था तो फिर वो यूके से ट्रैवल करके गई डेलस में। नहीं, उसमें मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर पहले से ये प्री डिसाइडेड था कि क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन थी कि वो वार्म अप मैचेस जाके यूएसए में खेलें, या फिर उन्होंने विलिंगली डिसाइड किया कि हम उधर यूएस वार्म अप मैच खेलने के बजाय वर्ल्ड कप में से पहले हम जाके इंग्लैंड को टूर करेंगे। तो अगर तो ये कॉन्शियस डिसीजन था ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक अनफेयर एडवांटेज दिया गया भारत को इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन जो गयाना वाला है, और जो आप कह रहे हैं कि गयाना में पहले ही डिसाइडेड था कि जी। गयाना में सेमीफाइनल खेला गया, वो डेफिनेटली इट इज़ समथिंग व्हिच रेजेस क्वेश्चन मार्क। अगर पहले से ही किसी भी टीम के लिए डिसाइडेड हो कि वो अगर क्वालिफाई करती हैं तो उसी वेन्यू पे खेलेंगे, ये एक मैंने तो आज तक किसी हाँ जी, भी ऐसे नहीं स्पोर्टिंग हिस्ट्री में, चाहे क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, चाहे टेनिस है, चाहे और भी हॉकी है, कभी भी ऐसा डिसाइडेड नहीं होता कि एक टीम अगर क्वालिफाई करेगी तो इस वेन्यू पे मैच होगा, अगर दूसरी टीम क्वालिफाई करेगी तो इस वेन्यू पे मैच होगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसकी आप किसी भी तरह कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। आप अगर कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इशू था कि भारत की डेफिनेटली ऑडियंस ज़्यादा है, क्रिकेट ज़्यादा उधर देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनको
करने के से आप उसकी टाइमिंग चेंज कर सकते थे उनकी मैच की, लेकिन अगर ये वेन्यू ऑल टुगेदर चेंज करना, ये तो बिल्कुल ही आप इसको किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह अगर कोई होता है तो जो सबके लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी या एक फेयरनेस ये डिमांड करती है कि तमाम टीमें, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो नमीबिया है, स्कॉटलैंड है, पाकिस्तान है, एवरीवन शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू विन द वर्ल्ड कप। तो इस हवाले से अगर पहली टीम को पता हो कि सेमीफाइनल में जाएंगे और उधर खेलेंगे, तो उस वजह से आप स्केजुलिंग कर स्क्वाड बेहतर उस हिसाब से पिक कर सकते हो। लेकिन देन अगेन सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं भारत जीता। नहीं वो तो बात ठीक है, वो आप क्रिकेट जितना उनकी जितनी बेहतरीन टीम है, हर एंगल से उनकी ऐसी टीम है विच कवर्स ऑल बेसिस, बैट्समैन टॉप ऑर्डर बेहतरीन उनका, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, वो अनबीटन रहे, वो तो हम सब उसको एडमायर कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जो ब्रांड, हमने तो कहा उनका सिस्टम जीता एक कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं आईसीसी के पार्ट पे भी ये चीज़ आती है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फिर उसमें से कोई भी अच्छा खेले, वी डैम केयर कि वो भारत है या कोई भी स्टेट है, वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, ताकि ये क्वेश्चन जो है ना वो कहीं ना कहीं जो स्पिरिट ऑफ गेम है उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, उसको हर्ट करते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम अपने क्रिकेट के ऊपर मजीद बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट का अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी साहब ने यूएसए में कहा कि बड़ी सर्जरी होगी, अब उसके बाद एक खामोशी सी छा गई है और कोई बात नहीं की जा रही। टेस्ट का जैसे अभी कैंप लगा हुआ है लड़कों का, शाहीन का, वो लड़के तो चले काम कर रहे हैं, उधर कैंप में शिरकत है। अभी ये भी खबर नहीं आई अभी तक कि कोई मीटिंग भी होने शुरू हुई है। खबरें तो ये तो आपको पता है कि अब चलती रहती हैं कि वहाब रियाज को शायद उनके रोल से हटा दिया जाएगा, बाबर की भी बात हो रही है। ये तो अब खैर रिपोर्ट का सुना है कि यही आ रहा है कि गैरी क्रिस्टन से मीटिंग का वेट किया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है, वो जब आएगी तो उसके बाद फिर फर्दर एक्शंस होंगे। एक तो आपकी नज़र में क्या वे फॉरवर्ड है ऑल टुगेदर? आपको जैसे हम अक्सर बात करते हैं, नी जक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। ये एक दूसरी बात हो रही है कि ये जो सीनियर प्रोस थे इन्होंने कोई टाइटल नहीं जिताया, अब नए लड़कों को कुछ 6 मंथ की अपॉर्चुनिटी दे के ट्राई करना चाहिए। या आपको लगता है कि रिपोर्ट देखी जाए, जो असल में कल्प्रिट था, जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल था इस मामले के अंदर, सिर्फ उसको करके और फिर आगे सोल्यूशन देखना चाहिए? देखिए, इसमें डेफिनेटली कोई नी जर्क रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए। जो भी सारी परफॉर्मेंस हुई है वर्ल्ड कप की, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि डेफिनेटली कोई हमारी टीम जो थी, कोई बहुत वर्ल्ड बीटर्स तो नहीं थे, लेकिन जो आप सुपर 8 के लिए नहीं क्वालिफाई कर सके और जो आपका गिवन टैलेंट था, डेफिनेटली आई गेट इट के मसले हैं कि मैनेजमेंट चेंज हो रही है या अनसर्टेनिटी है या फिर कैप्टन चेंज किए गए, सारा वो टीम के इश्यूज थे, ये वो सारा। लेकिन देन अगेन जो आपका सुपर 8 के लिए ना क्वालिफाई करना, वो किसी भी तरह आप जस्टिफाइड, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। और जो आपका गिवन 11 था, आपके जो गिवन 11 थे या आपका प्लेइंग स्क्वाड था, अगर इंडिविजुअली आप देखें उनका टैलेंट वाइज, तो इससे तो बेहतर ही उनको रैंक करते हैं। अगर मैं अभी भी कंपेयर करूं, हमारी टीम ऑन पार शायद वेस्ट इंडीज़ के ऑन पार है या उसके 19-20 का फ़र्क है। इतना ज़्यादा हम नहीं थे कि हम सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई ना कर सके। तो ये एक डिबैकल है। तो अब आगे इसके हवाले से कोई डेफिनेटली कोई नी जज रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए। जो भी इनपुट है वहाँ पे, गैरी क्रिस्टन है या बाबर आजम है, उनके इनपुट को कंसिडर करना चाहिए, आपके चेयर सिलेक्शन कमेटी के इनपुट को कंसिडर करना चाहिए। और देन अगेन वही जो मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस आपके प्लेइंग 11 और 15 के स्क्वाड पे किया जाता है और इंडिविजुअल्स पे किया जाता है। जिस तरह डिबेट ये हो रही है कि बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या वहाब रियाज का क्या रोल होना चाहिए, ये चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल इशू ये है कि जो आपने अपने सिस्टम को दोबारा से उठाना है, आपने स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, आपने एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट लेके आना है कि जिससे जो भी हमारा कैप्टन बने, जो भी हमारी टीम सिलेक्शन हो, जो भी हमारा स्क्वाड हो, वो बेहतर परफॉर्म करे। तो उस हवाले से जो स्टेप्स जिस पे पहले भी बात की गई, एक तो हमने डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस देना है और डोमेस्टिक तमाम खिलाड़ियों के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो मैंडेटरी होना चाहिए। कोई उसके लिए उससे वे आउट नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे के लिए। एक तो ये बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है टाइम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा ये कि अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो सिर्फ इफ्तिखार या नवाज, एक दो प्लेयर आपको नजर आएंगे जिन्होंने पिछले 2 साल में डोमेस्टिक खेला है। आपका किसी एक जो प्लेइंग 11 के लड़के किसी ने डोमेस्टिक नहीं खेला। तो रिजल्ट आपके सामने है कि जब वो फिर बड़े स्टेज पे आते हैं तो प्रॉब्लम। अदरदार भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि हम वन स्पोर्ट नेशन है, और जब आप वन स्पोर्ट नेशन होते हैं तो आपके ऊपर ऑनस बहुत ज़्यादा आ जाता है। और इन प्लेइंग 11 जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पूरी नेशन के इमोशन आपके साथ जुड़े हैं। ये पर्सनल चीज़ों को लेके आप किसी तरह
स्पोर्ट को या उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते। इसी नोट के साथ आपके साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।